एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि जो अगला वीडियो आने वाला है वो जीओसी का सेकंड पार्ट आने वाला है। जीओसी का फर्स्ट पार्ट डाले काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी पता है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही डिमांड आ रही थी कि सर जीओसी पढ़ा दीजिए तो आगे की ऑर्गेनिक में हमें समस्या होनी बंद हो जाए। तो हम लोगों ने डी एंड एफ को कहाँ पर रोक दिया? डी एंड एफ को हम लोगों ने जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज थी, यानी कि हम लोगों ने कलर स्पेक्ट्रा पढ़ लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ लिया और उसके बाद में हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, स्टे कर दिया। उसको हम लोग KMnO4 से बाद में शुरू करेंगे और उसमें क्या पार्ट बचा हुआ है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात भी है क्योंकि उधर के हम लोगों ने 3-4 चैप्टर कवर कर लिए। ठीक है, 4 चैप्टर तो कवर ही कर लिए। अब हमारे पास में बचा है ऑर्गेनिक को पढ़ना। तो ऑर्गेनिक को पढ़ाने का मैं एक बार फॉर्मेट, अगर आपने जीओसी लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आपको पता होगा मैं किस वे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं 2 चीजें आपकी पैरेलल चलाऊंगा। जब भी जीओसी पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट की तो मैं 2 चीजें पैरेलल चलाऊंगा। एक तो आपकी नेम रिएक्शन चलेंगी, ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन आपके पास में 30 से 33 नेम रिएक्शन अगर आपको सारी आती है तो कुछ नहीं तो आप 30 to 40% पार्ट तो हर चैप्टर का कवर ही कर गए। ठीक है, दूसरी बात आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है, जिसका यूज आपको केवल ऑर्गेनिक को समझने में लगाना है। बाकी आपके चैप्टर तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से स्टार्ट होंगे, तो वहां पर आपको उसकी कोई नीड नहीं होगी कि हाँ ठीक है हमें कैसे करना है, लेकिन बिना जीओसी के आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये 2 चीजें आपकी परमानेंट चलेंगी। और जीओसी के जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर वाले भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये 11th वाले भी देख सकते हो, 12th वाले भी देख सकते हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो तब भी देख सकते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तब भी देख सकते हो और बीएससी थर्ड ईयर में हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब 11th से लेकर के बीएससी फाइनल तक को भी लोग देखना चाहो इन वीडियोस को देख लो। ठीक है, आपका बेसिक जो है, जो ऑर्गेनिक का डर नहीं होता है अंदर कि हमसे बनती नहीं है ऑर्गेनिक, बस वो डर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ये चैप्टर का नाम तो 11th में दिया जाता है लेकिन इसका यूज आपका बीएससी तक होना है। ठीक है, चलिए भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ना वीडियो का। अब शुरू करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो शुरुआत में क्या आई? शुरुआत में ये था कि जो चीजें हमारी क्या पाई जाती भाई, नेचुरली पाई जाती, बस वही ऑर्गेनिक है। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर उलर सर आए और उन्होंने क्या बना दी, अमोनिया बना दी, क्या बना दी, सॉरी यूरिया बना दी। और जब उन्होंने यूरिया बना दी तब ये बात क्लियर हुई कि हाँ ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है लेबोरेटरी में। उसके बाद में बढ़ते लास्ट में हम लोगों ने एक चीज फाइंड करी और वो क्या थी कि हाइड्रोकार्बन हो या उनके डेरिवेटिव हो। ठीक, यही तो लास्ट जो डेफिनेशन थी, मॉडर्न डेफिनेशन यही तो निकली थी कि अगर हाइड्रोकार्बन है या उनके डेरिवेटिव है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होंगे। मतलब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का होना इसेंशियल है, उसके साथ में अगर कोई भी एलिमेंट और लगता है आकर के, यानी कि उसके डेरिवेटिव्स फाइंड किए जाते हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। और यहां से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहे थे कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है, NaCN। ठीक है, सोडियम का कार्बाइड और कैल्शियम का कौन सा, सोडियम का साइनाइड और कैल्शियम का साइनाइड, ये भी हमारे क्या थे, ये सिंथेसाइज किए गए थे कि देखो हाइड्रोजन नहीं पाया जाता इनमें। ठीक है, इसलिए इन्हें हम इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रख देते थे लाकर। याद आ गई सारी बातें पिछली वाली। तो आज का जो टॉपिक है, जहां से वीडियो स्टार्ट होगा, वो ये होगा कि 10 मिलियन पाए जाते हैं यार कंपाउंड। ठीक है, 10 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 10 मिलियन कंपाउंड पाए जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म करता है? तो एक पूरी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे लिखा है, सारी बातें बाद में शुरू करेंगे। हेडिंग क्या पड़ी ऊपर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन इतनी अच्छी चेन फॉर्मेशन क्यों करता है। ठीक है, और उसके बाद में लिखे हुए हैं कुछ क्या बॉन्ड्स और उनकी बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। पहले इसको ऑब्जर्व करो, सब भूल जाओ क्या पढ़ रहे हो, पहले इसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद में जो बताता हूं उसको देखो और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कार्बन इतनी लंबी चेन फॉर्मेशन कैसे करता है। तो देखो भाई, बॉन्ड एनर्जी दी थी, मैंने सिंगल बॉन्ड की बात की है हर जगह पर, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लगाया, जबकि सबको पता है कि भाई नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता है, पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात है। अब जरा देखो बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, यहाँ पर थी 85 किलो कैलोरी पर मोल, 54 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी भी 54, इसकी 50 और इसकी क्या है 39। ठीक, समझ में आया क्या कहा मैंने कहा बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है। तो बॉन्ड कुछ थोड़ी देर 5 मिनट दोगे ना मुझे, 5 मिनट दो और देखो वीडियो को, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कितनी डेप्थ से निकाल के टॉपिक को लाया हूं। ठीक है, तो चलो, मैंने क्या कहा कि बॉन्ड एनर्जी दी है। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई बॉन्ड हो भाई, ये बॉन्ड है, ए है, ये बी है, इसका ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, मान लिया इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, x किलो कैलोरी है। ठीक, तो अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यही तो कहने का मतलब है। इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, इस बॉन्ड की एनर्जी अगर x किलो कैलोरी है,
ठीक है, पर मोल, x किलो कैलोरी पर मोल। तो इसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही क्या देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात है ना, यही तो बात होती है बॉन्ड एनर्जी की। अब एक बात पे ध्यान दो कि देखो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी काफी हाई है, मतलब भर की हाई, 85 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि अगर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना है तो हमें इसको इतनी एनर्जी देनी होगी बाहर से। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात कि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 85 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब दूसरी बात समझो, देखो नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की 39। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ये नाइट्रोजन बना हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बना हुआ है, और मैं दूसरा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ले आऊं, तो क्या ये चेन फॉर्मेशन कर पाता है? क्या ये चेन फॉर्मेशन कर पाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। नाइट्रोजन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो क्या कर सके, वो चेन फॉर्मेशन कर सके। ठीक, चलो 39 का केस खत्म। 39 अगर थी तो वो चेन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था। अब दूसरा देखो फॉस्फोरस, पी सिंगल बॉन्ड पी कितनी दी है, कितनी दी है, 50। तो जिन बच्चों को पता है व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बारे में, वो तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जिनको नहीं पता है उनको समझना चाहिए कि फास्फोरस P4 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? P4 में। ठीक है, तो अगर हमारे पास व्हाइट फास्फोरस हो तो उसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके का आता है, ये ऐसा। देखो सारे फास्फोरस की वैलेंसी कंप्लीट है, 3-3 बिल्कुल कंप्लीट है। तो देखो इसने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ठीक, फास्फोरस ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, बिकॉज ऑफ इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसी व्हाइट फास्फोरस को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दूं, मैं इसी व्हाइट फास्फोरस को गर्म कर दूं अप्रोक्सीमेट 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसका ये वाला बॉन्ड, ये देखो ऐसे होता है, हाँ देखो, अब देखो 1 2 3, इसकी देखो 1 2 3, इसकी भी 1 2 एंड 3, इसकी भी 1 2 एंड 3। ठीक, ऐसा होता है। अब अगर मैंने इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इतना बॉन्ड टूटेगा। और ऐसा ही जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ये वाला, उसका भी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा मॉलिक्यूल होगा उसका भी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और फिर ये तो थे ही, ऐसे ऐसे हो गए सारे के सारे ये वाले। अब बचा क्या, देखो एक बॉन्ड की कमी पड़ रही थी, तो ये वाला फास्फोरस इससे कनेक्ट, ये वाला फास्फोरस इससे कनेक्ट, ये वाला फास्फोरस पीछे कनेक्ट, और ये वाला फास्फोरस कहां कनेक्ट हो गया, आगे कनेक्ट हो गया। तो देखो अब क्या 3-3 पूरी हो रही सबकी, इसकी देखो 1 2 3, इसकी 1 2 3, ये वाला तो हटा दो। तो देखो इसने भी क्या किया, चेन फॉर्मेशन किया। इसने क्या किया, चेन फॉर्मेशन किया है। कैसा भी किया हो, पहले साइक्लिक था उसके बाद स्ट्रेट चेन में जुड़े, लेकिन चेन फॉर्मेशन हुआ है। वो उसका रीजन क्या था कि भाई फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा थी। क्लियर। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी भाई, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होती जाएगी। अब चलो आगे की कहानी। अब देखो सल्फर की बात, सल्फर की और ज्यादा थी, 54 थी। तो सल्फर ये देखो किस में पाया जाता था, P4 में पाया जाता था। और सल्फर कहां पाया जाता है, S8 में। भाई सबको पता है S8 क्रिस्टल बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे जुड़ता है ना सल्फर, S8। तो इसकी भी नेचर क्या है, चेन फॉर्म करने की है, और फास्फोरस से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस से ज्यादा थी। तो इस प्रैक्टिकल से, इस पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन से क्या एक चीज सामने नहीं आती, और वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी आपका एलिमेंट उतनी ही बढ़िया तरीके से चेन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब देखो ये किसी भी किताब में जब पढ़ने बैठोगे ना तो बस कैटिनेशन लिखा, कार्बन सिंगल बॉन्ड की चेन बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड की चेन बनाता है। ठीक है, हर जगह लिखा है, ऐसा नहीं किसी किताब में दिया नहीं है, लेकिन इतने माइन्यूट एरिया में दिया होता है ना कि वहां पर आपकी नजर नहीं पड़ेगी। और जितने भी जीओसी के लेक्चर आपने देखे हो उसके बाद में आप देख लो कि कहीं पर आपको ये बात पता चली थी क्या, और अगर ये बात पता चली थी तो आप लोगों को क्यों डाउट होता था कि कैटिनेशन इतना अच्छा कार्बन के अंदर क्यों होता है, क्योंकि कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाई होती है। ठीक, ये एक टॉपिक क्लियर हुआ। तो अब यहां से बात शुरू करेंगे कि कार्बन कितनी तरीके की चेन फॉर्मेशन करता है। साफ कर दूं, नोट कर लिया सबने? चलो बैक करके नोट कर लो जिसको नोट करना था। हाँ भाई, अब अगर केवल बात करें किसकी, कार्बन की,
तो कार्बन कितने तरीके की चेन बनाता है? देखो कार्बन के में पहला बॉन्ड पाया जाता है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दूसरा कौन सा पाया जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला। ठीक, देखो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तीसरा कौन सा पाया जाता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक, यानी कार्बन आपस में, कार्बन और कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या फिर डबल बॉन्ड बनेगा और या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग केवल बात करें किसकी? सिंगल बॉन्ड वाले की बात करें तो कितने तरीके की चेन बना सकता है? चेन फॉर्मेशन। देखो चेन फॉर्मेशन, तो पहली जो चेन बनती है वो कैसी बनती है आपकी? वो बनती है ओपन चेन। कौन सी चेन भाई? ओपन चेन, जिसमें आपका कार्बन 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 ऐसे ही सामने लगते चले गए और जहां पर वैलेंसी जितनी कम थी वो पूरी कर दो। कार्बन की 4 होती ना वैलेंसी, अब ये थोड़ी ना बताना है इंटरमीडिएट में हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने बॉन्ड तो 100 कर दो। तो ये कैसी चेन है भाई? ये है ओपन चेन, यानी कि स्ट्रेट चेन कह सकते हो। अच्छा, जो दूसरी तरीके की चेन बनाता है वो होता है ब्रांच्ड। कैसी चेन भाई? ब्रांच्ड चेन। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई शाखाएं इधर उधर निकली हुई होंगी। तो देखो भाई कैसा होगा, ये मान लो 4-5 कार्बन लगे थे और एक कार्बन लगा था यहाँ पर और एक कार्बन लगा था कहाँ पर? एक कार्बन यहीं लगा दो ऐसे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं कनेक्ट है, चलो यहाँ दिखा लो, इसके 2 यहाँ दिखा दिए। ठीक है, अब अगर इसकी बात करो, देखो 1 2 3, यहाँ 1 2 कम, यहाँ 1 2 कम, यहाँ पर केवल 1 कम, इसके 3 कम, इसके 2 कम और इसके कितने कम? 3 कम थे। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेशन अगर कहीं आपको मिला तो वो कैसी होगी? चेन स्ट्रक्चर होगी, यानी कि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक कार्बन की सिंगल चेन तो होगी, एक लॉन्गेस्ट चेन तो होगी जो आपने आईयूपीएसी में बचपन में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा भी आपको कार्बन के जो एटम है वो इधर उधर लगे हुए मिलेंगे। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जो पहला चेन स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन होता है, जो दूसरा होता है वो ब्रांच्ड चेन होता है। अच्छा, जिनको लग रहा हो कि हम बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ने लगे हैं, ठीक है, वो लोग अपना 1-2 लेक्चर क्या कर दो भाई? स्प्लिट कर दो, और वो लोग जब इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पर मैं आ जाऊं तब वहां से आप लोग कंटिन्यू करना, क्योंकि मुझे तो सबको पढ़ाना है ना, उनको भी पढ़ाना है जिनका बेसिक नहीं क्लियर है। तो जिनका बेसिक, कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि आपको बस बैठे रहना है सामने, आपका टाइम खराब हो रहा है। तो टाइम खराब करने वाली कोई बात नहीं, जिसको बेसिक नहीं आता वो ये दोनों लेक्चर, तीनों लेक्चर जरूर देख ले, तो उसके मन में जो शंकाएं हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। और जो तीसरी चेन आती है वो आती है कौन सी? आपकी क्लोज्ड चेन। कैसी चेन? क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन में आप लोगों को सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है? बेंजीन का। ये लो, ठीक, कहां मिला? यहां मिला, और कहां मिला? यहां मिला। कितने बॉन्ड कम रह गए? 1 2, ये लो। ठीक, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोज स्ट्रक्चर, यानी कि जिस कार्बन से हमने नंबरिंग शुरू करी थी हम घूम करके वापस उसी कार्बन पे आ गए, तो ऐसे को क्या कहते हैं? क्लोज चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। या फिर मान लो किसका? 1 2 और 3, बस केवल ये हो गया। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो कितनी कितनी रह गई? 2 यहां रह गई वैलेंसी, 2 यहां रह गई और 2 यहां रह गई। चलो एक और बना लो। कैसा बना लो? ये लो। ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड। तो यहां से चले थे, यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए और वापस कहां पहुंच गए? वहीं पहुंच गए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कह देंगे। क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्लोज चेन स्ट्रक्चर कहेंगे। बस ये 3 चीजें पाई जाती है। पहला कौन सा? ओपन चेन, दूसरा कौन सा? ब्रांच्ड चेन, और तीसरा कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर क्या कह सकते हो उसे? क्लोज चेन कह सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पता चल गया। जो अगला वीडियो में बनाऊंगा इस पर, जीओसी का जो अगला वीडियो आएगा, देखो आईयूपीएससी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो बात सही है वो सही है। यूट्यूब पे अगर आईयूपैक को पूरी तरीके से खोल के पढ़ाया जाएगा ना तो कम से कम 5 लेक्चर लगेंगे। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि सब जगह पर 1 लेक्चर में 2 लेक्चर में पढ़ा है, तो मैं भी आपको आईयूपैक के जो तीसरा लेक्चर आएगा और जो चौथा लेक्चर आएगा, ठीक है, आईयूपीएससी पे आएगा जीओसी 3 एंड जीओसी 4। एक में मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगा, एक में मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा चुपचाप। ठीक है, तो आईयूपीएससी आप लोगों से ये भी कह दूंगा भाई घर पे पढ़ लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। कोई भी किताब उठा लो, किसी भी किताब से पढ़ डालो यार। हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, इंटरमीडिएट में आ गए हो या फर्स्ट ईयर में हो, आईयूपीएससी के बेसिक्स आपको पता है, बस जरूरत है क्वेश्चन बनाने की। तो क्वेश्चंस बनाओगे, 100-150 क्वेश्चन बना लोगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहां से किस तरीके का नाम लिखा जाता है। हाँ, रिवीजन के तौर पे आप इन दोनों लेक्चर्स को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आएगा वो आइसोमर पे आएगा। चलिए भाई, तो कुछ बेसिक जानकारी और उसके बाद में इस वीडियो को क्या कर देते हैं? इस वीडियो को कर देते हैं क्लोज। अब बेसिक जानकारी है कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जो आपके ऑर्गेनिक हैं कंपाउंड, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करें। तो देखो इतना तो सबको पता है कि हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ये दो एलिमेंट जो हैं यही बेसिकली इनके डेरिवेटिव जो है वो कार्बन क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं जरा पता करो। पहली बात, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिला है, प्लांट से, तो बेसिक एलिमेंट होंगे उसमें CH&O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्लांट के बाद अगर कहां से मिला आपको, दूसरी जगह कहां से मिलती थी, एनिमल से, तो कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और एक और चीज जुड़ जाएगी, कौन सी, नाइट्रोजन। तो CHO के अगर कंपाउंड है, ये पहचानने का तरीका है ठीक अच्छा सा, कि अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है तो वो कहां से मिला है, किसी प्लांट सोर्स से मिला है हमें। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो, या फिर नाइट्रोजन भी क्या है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमें कहां से मिला है, किसी न किसी एनिमल की स्पीसीज से मिला होगा। अब तीसरी बात कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो 10 एलिमेंट याद कर लो भाई, 10 एलिमेंट याद कर लो। 98% कार्बन कंपाउंड जो हैं वो इन्हीं 10 एलिमेंट से मिलकर के बने हुए होंगे। और वो कौन कौन से हैं, पहले तो यही 4, CHN एंड CHNO, पहले 4 तो यही हो गए। उसके बाद में किस पर चले जाओ, ऑक्सीजन को सल्फर बहुत बढ़िया रिप्लेस करता है थायो कंपाउंड बनाने के लिए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो गए तुम्हारे पास। अब 5 के बाद में कौन कौन से लिख दो, FCl Br और I, ठीक है। तो कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 कर लो। 9 एलिमेंट ये याद कर लो, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया सल्फर से, और उसके बाद में पूरा हेलोजन का ग्रुप। तो 98% जो आप कंपाउंड देखोगे उनमें आपको यही चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलो भाई चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, चौथा पॉइंट होना चाहिए कि हाँ भाई कोवैलेंसी लिख लो, कि नेचर कैसा होता है, डियर नेचर इज कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब समझते हो, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी एक और लिख लो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या, बेंजीन है, ईथर है, डाइथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, तो इन सब में बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, इन सब में बहुत आसानी से डिसॉल्व होंगे, लेकिन पानी में नहीं डिसॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, इसका रीजन जब मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा तब पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बाद में बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है कि सर जी अल्कोहल तो मिल जाता है पानी में। तो यहां पर एक फैक्टर याद रखो, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। कौन सा फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो पानी में भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, याद कर लो। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, बस ये 3 चीजें। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, तो H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक मिले जिनमें ये लिंकेज पाई गई तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करती है। अच्छा, एक बात और होती है कि ये किसके, बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अगर उन्हें पानी में घोल दिया जाए, यानी कि उनका सोल्यूशन बना लो, और सोल्यूशन बनाने के बाद में या तो उनको मॉल्टन स्टेट में ले जाओ, उनको पिघला लो पूरी तरीके से, तो वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टर होते हैं। जबकि जो हमारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बैड कंडक्टर होते हैं, चाहे इनका सोल्यूशन बनाओ और चाहे इनका सोल्यूशन साथ में इनको किस में ले जाओ, पिघला दो, यानी कि इनको मॉल्टन स्टेट में ले जाओ, दोनों ही स्टेट में ये बैड कंडक्टर ही रहेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 था ये जीओसी का, इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। और अगला जो लेक्चर बनेगा वो किस पर बनेगा, आपका जीओसी नंबर 3 IUPAC के बेसिक रूल्स पर बनेगा। रूल्स पढ़ा दूंगा और उसके अगले में क्या पढ़ा दूंगा आपको, उसके अगले में आपको पढ़ा दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे IUPAC नाम लिखे जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, और कोर्स धीरे धीरे पूरा होने वाला है, और कोर्स पूरा होने के बाद ही असली पढ़ाई शुरू करूंगा मैं। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।